हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, अपन प्रतिदिन 30 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। फास्ट रिवीजन ये एग्ज़ाम टाइम के काम आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये फास्ट रिवीजन आपके लिए क्या है कि कम समय में आप ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो एग्ज़ाम में आपके ये प्रश्न हमेशा याद रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज भी अपन पुराने प्रश्नों को 30 प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि 25 के हैं और सेकेंड शिफ्ट के हैं। तो फ्रेंड्स मैं देखने जा रहा हूँ, आप बताइएगा आपके आउट ऑफ 30 में कितने आप प्राप्त कर पा रहे हैं। बिना किसी देरी के चलते फ्रेंड्स प्रश्नों की ओर, जो इस प्रकार हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? अधिगम का हस्तांतरण, पुनर्निर्माण मदद, सक्रिय सहभागिता, सामाजिक गतिविधि रूप। तो फ्रेंड्स अधिगम का हस्तांतरण क्या कहलाता है कि मतलब अधिगम सीखने के द्वारा, मतलब जैसे बच्चा, शिक्षक नहीं, यहाँ बच्चा दूसरे शिक्षकों को, दूसरे बच्चों को अपनी बात बताए, ये अधिगम का हस्तांतरण कहलाता है। पुनर्निर्माण में मदद, अब क्या है, अगर कोई कार्य किया जाए और उसी में मदद की जाए, ये पुनर्निर्माण में मदद कहलाती है। सक्रिय सहभागिता, मतलब एक शिक्षक छात्रों को विषय पढ़ाता है तो वह सक्रिय सहभागिता कहलाई जाएगी। कैसे कहलाई जाएगी कि शिक्षक बच्चों को, सभी लोगों को एक कॉन्सेंट्रेट वे में, कॉन्सेंट्रेट माध्यम से सक्रिय रूप से बच्चों को सिखाता है, इसलिए सक्रिय सहभागिता कही जाएगी। तो फर्स्ट का सी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। अब सामाजिक गतिविधि रूप में अधिगम, सामाजिक गतिविधि मतलब सारे बच्चे एक साथ मिलजुल करके जो कार्य करते हैं वो सामाजिक गतिविधि रूप में अधिगम कहा जाता है। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन सेकंड फ्रेंड्स आपके सामने आ गया। एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन में अपनी असफलताओं से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखनी चाहिए? मतलब एक बच्चा अगर फेल हो रहा है बार बार, तो उसको अपनी असफलताओं से क्या सीखना चाहिए? कई दृष्टिकोण से चुनौती देने वाले समीप आना, अपने विषयों को बदलना, समय प्रबंधन कौशल पर काम करना, ये सफलता पाने पर सही तरीका याद रखना। तो आई होप आप लोग आपका आंसर लगाइए। अब मैं बताने जा रहा हूँ 2 का। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो बच्चा गलतियाँ कर रहा है, मतलब जो बच्चा गलतियाँ कर रहा है, उन गलतियों को सुधार करके आगे से वो गलती ना हो, उस पर सुधार करना, मतलब उनको गलतियों को चुनौती मानना और उनके पास में जाना, ये फर्स्ट ऑप्शन का बोलना है। अपने विषयों को बदलना, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मतलब अगर बच्चा फेल हो रहा है, अब उसने मैथ सब्जेक्ट ले लिया, फेल हो रहा है तो बायो ले ले, सर ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। समय प्रबंधन कौशल पर काम करना, मतलब अगर बच्चा फेल हो रहा, समय से काम करने से उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब कैसा भी काम करेगा समझ में नहीं आएगा, कितना भी समय लेगा कोई मतलब नहीं। सफलता पाने के सही तरीक़ों को याद करना, याद करने से कोई भी चीज़ गलत होती फ्रेंड्स, याद करना आपके लिए गलत रहता है। तो करेक्ट आंसर ये जाएगा, कई दृष्टिकोण चुनौती के समीप आना, ये करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाहर और आंतरिक दो आयामों पर निर्धारित काम किया? अब देखिए, बाहर और आंतरिक पे किसने काम किया है? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था, जो कहाँ के निवासी थे? मतलब ऑस्ट्रिया के निवासी थे। और अल्बर्ट बांड्रा है, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। आइजैक, करेक्ट आंसर थर्ड का जाएगा, जिन लोगों ने वी दिया है आइजैक। सर आइजैक ने व्यक्तित्व आकलन के 2 सिद्धांत दिए थे, बाह्य सिद्धांत और आंतरिक सिद्धांत। आरवी केटल ने 16 पीएफ परीक्षण पर कार्य किया है, 16 पीएफ बुद्धि के परीक्षण पर आरवी केटल महोदय ने काम किया है। थर्ड का करेक्ट आंसर बी जाएगा, जिनने बी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। का उपयोग निर्माणात्मक योग्यता आकलन दोनों कार्य करने के लिए किया जाता है। मतलब इसमें सीधी सीधी बात यह है, बच्चे को दोनों प्रकार की विधियों को, मतलब निर्माणात्मक और योगात्मक दोनों प्रकार की विधियों में काम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्या गृह कार्य का, शिक्षा प्रभावशीलता मूल्यांकन, या पोर्टफोलियो छात्रों का स्वयं? तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि गृह कार्य क्या कहलाता है। जो बच्चों को घर में कार्य करने के लिए दिया जाता है उसको गृह कार्य कहा जाता है। अब शिक्षक प्रभावशीलता मूल्यांकन, मतलब इसमें बच्चों का कुछ भी मूल्यांकन नहीं होता है। अगर सारे बच्चे फेल हो जाते हैं तो सारे बच्चे फेल नहीं हुए, इससे समझ में आता कि शिक्षक फेल हुआ है, तो ये शिक्षक प्रभावशीलता मूल्यांकन कहा जाता है। अब पोर्टफोलियो की बात आती है। पोर्टफोलियो में क्या रहता है? बच्चे का शारीरिक माप तौल,
बच्चे की बुद्धि, बच्चे के सहपाठी, बच्चे का कार्य करने का तरीका, बच्चे स्कूल में क्या कार्य करता है, घर में क्या कार्य करता है, सारी एक्टिविटीज़ पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखी जाती है। मतलब बच्चे का निर्माण, बच्चे का योग, सारी चीज़ें दोनों बच्चे का पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये करेक्ट आंसर जाएगा। अब छात्रों का स्वयं आकलन, छात्रों का स्वयं आकलन से तात्पर्य है इसमें शिक्षक का कोई भी प्रभाव नहीं लग, शिक्षक छात्रों से स्वयं पूछेगा, एक पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों से प्रश्न पूछेगा कि आप बताइए मतलब इसमें आपसे क्या आता क्या नहीं आता, तो इनमें बच्चों का स्वयं का मूल्यांकन हो जाएगा। तो ये केवल बच्चों के लिए है। तो यहाँ का निर्माणात्मक योगात्मक करेक्ट आंसर जाएगा सी। जिन लोगों ने सी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, ने संज्ञानात्मक विकास के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया। देखिए अगर संज्ञानात्मक विकास होता केवल तो जीन पियाजे महोदय आंसर देखा। समाजशास्त्रीय मतलब इसके विरोधी थे लियो वाइगोत्स्की, जिनने सामाजिक मतलब लियो वाइगोत्स्की ने सामाजिकता पर बात कही है और जीन पियाजे को गलत ठहराया है। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक, अब देखिए मनोसामाजिक की बात आती तो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था और जेरोम ब्रूनर ने अलग सिद्धांत दिया था। तो संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत आती तो जीन पियाजे जाएगा। अब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण किसने विकसित किया तो लियो वाइगोत्स्की ने समाजशास्त्र पर काम किया और सामाजिकता अंतःक्रिया सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत लियो वाइगोत्स्की में होता है। तो 5 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ये यहाँ से आपको इतनी जानकारी कंफर्म होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, बच्चों को आयु तक पूरी तरह शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है। मतलब बच्चों को किस आयु तक शौचालय में प्रशिक्षित किया जाता है। आप देख सकते हैं 1 वर्ष, 1 वर्ष में बच्चा चल फिर नहीं पाता है, इसमें अपन किसी भी प्रकार से बच्चों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। 2 वर्ष, 2 वर्ष में बच्चा छोटा रहता है, शौचालय के लिए प्रशिक्षित नहीं हो पाएगा। 3 वर्ष, 3 वर्ष के बाद आपने देखा होगा बच्चे को प्ले मतलब नर्सरी वगैरह में भेजने के योग्य बना दिया जाता है। तो शौचालय प्रशिक्षक 3 वर्ष एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। तो जिन लोगों ने 6 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एरिक एरिक्सन ने विकास के किस सिद्धांत पर प्रतिपादन किया। अब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे महोदय ने दिया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे महोदय ने दिया था। अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, ये अधिगम के बारे में बातें गई हैं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जैसा कि मैंने आपको बताया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया है। इन्हें 8 प्रकार की अवस्थाएं दी हैं। तो यही मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया। 7 का डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा, जिनने दिया है डी एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ गया फ्रेंड्स, शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशन का मतलब क्या है। 8 का आपको तो सबसे पहले आपको पता होना शास्त्रीय अनुकूलन क्या कहलाता है। तो ये पावलोव महोदय ने शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत दिया था, उन्हीं के उद्देश्य से है। तो आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, आपके सामने ऑप्शन में बोले दे रहा हूँ। देखिए एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई है। एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता खो देती है जो मूल रूप से उत्तेजना प्रोत्साहित की गई है। तो फ्रेंड्स इसका सीधा सीधा मतलब है एक उत्तेजना जो प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करती है वो क्षमता भी प्रोत्साहित करती है। मतलब जैसा कि कुत्ते के द्वारा घंटी बजती थी और खाने की प्रोत्साहित रहता था। तो ये करेक्ट आंसर, ये आंसर जाएगा। दूसरे में उसकी क्षमता खोती नहीं थी, वो उत्सुक रहता था। तीसरा क्या है फ्रेंड्स, तीसरे में बात हो रही नकारात्मक रूप से मजबूत करने की उत्तेजना, नकारात्मक बात होती नहीं है उसमें। एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया, इसमें कुत्ते की कोई भी स्वैच्छिक नहीं रहती है, कुत्ते को घंटी बजाई जाती जब भोजन दिया जाता। तो करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स 8 का ए। जिन लोगों ने 8 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9 आ गया, पेपर प्लेन बनाने के तरीकों को याद रखने के लिए किस स्मृति का उपयोग किया जाता। फ्रेंड्स इसमें क्या है, प्रतिध्वनित स्मृति या अनुसंकेतक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति, प्रतिक्रियात्मक स्मृति। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि आप जान पा रहे हैं पेपर बनाने के तरीके याद करने, मतलब पेपर बनाने के तरीके याद करने के लिए प्रक्रियात्मक स्मृति ये करेक्ट आंसर जाएगा। अब प्रतिध्वनित स्मृति क्या कहलाती है फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं जैसे आप जंगल वगैरह में आवाज़ लगाते हैं
आपकी ध्वनि आपको ही गूंज के माध्यम से सुनाई देती है, उसको प्रतिध्वनित स्मृति कहा जाता है। अनुसंकेतक स्मृति मतलब आपको संकेतों के माध्यम से बात को बताया जाना अनुसंकेतक स्मृति कहलाती है। शब्दात्मक स्मृति मतलब जब आपको एक वाक्य पूर्ण रूप से बोल दिया जाएगा फिर आपको उसके बारे में बात होगी, वो शब्दात्मक स्मृति कहलाती है। और पेपर प्लान बनाने को और याद रखने को प्रक्रियात्मक स्मृति कहा जाता है। 9 का डी एकदम करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आगे, उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैसे बच्चा प्रेक्षणीय अधिगम में प्रेक्षित करता, समझता, उसकी नकल उतारता। मतलब जब बच्चा किसी की नकल उतारता है तो यह बच्चा किस प्रकार के उसमें मतलब आएगा, आपको ये बताना है। तो क्या एडल्ट वयस्क लोग पूरी नकल उतारते हैं? तो ऐसा नहीं है। वयस्क लोगों को दूसरों की नकल उतारने में कम रहता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करने और खुद का एक नया क्रिएटिविटी करने में रहते हैं। मॉडल, तो मॉडल में क्या रहता है, बच्चा सेम का सेम उतार देता है, मतलब उसकी एक दूसरे की नकल उतार सकता है, मॉडल कहलाता है। प्रोटोटाइप में क्या रहता है, मतलब बच्चा नकल तो उतारता है लेकिन थोड़ी सा अलग कर देता है, इसको प्रोटोटाइप कहा जाता है। शिक्षक अपने शब्दों के माध्यम से मतलब चीज़ों को पढ़ करके अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है, तो ये नकल उतारना नहीं कहलाता है। तो जिन लोगों ने 10 का आंसर दिया है बी मॉडल एकदम करेक्ट आंसर। मॉडल में बच्चा एक दूसरों से नकल उतारता है, एकदम करेक्ट आंसर 10 का बी जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है, एक शिक्षक के लिए बच्चों में उनकी शुरुआती किशोरावस्था में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सहपाठी व दबाव प्रतिभा को बढ़ाकर, अधिगम के असहायता के माध्यम से परीक्षण को असफलता के डर कम के, और सी है अधिगम कार्यों को एकाग्रता विकसित करके, उनकी बौद्धिक क्षमता आत्मविश्वास बढ़ाकर, प्रेरणा सुधार कर, पुरस्कार और प्रोत्साहन देकर। तो देखिए एक शिक्षक सबसे पहले बच्चों को उनके मतलब एक एकाग्र शक्ति बढ़ाएगा, कॉन्सेंट्रेट एकत्र करने की कोशिश करेगा, और मतलब बच्चे को पुरानी गलतियों से सुधार करने की कोशिश करेगा, और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, अंदर से प्रेरणा देगा, मतलब उनको नकारात्मक भाव बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए, उनको एकदम पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। तो शिक्षक बच्चों को, किशोरावस्था बच्चों को सुधारने के लिए इसी प्रकार से प्रेरित करेगा। अब ये किस में आएगा, सहपाठी पर दबाव प्रतिबद्धता, दबाव तो बिल्कुल बनाना ही नहीं है, अपना गलत हो जाता है। अधिगम असहायता के माध्यम से परीक्षण को असफलता, मतलब डर की तो बात करनी नहीं है क्योंकि बच्चा सारी चीज़ें कर सकता है, गलत जाएगा। अधिगम कार्यों में एकाग्रता विकसित करके उनकी बौद्धिक क्षमताओं का आत्मविश्वास, मतलब अधिगम कार्यों में जब एकाग्रता विकसित करेगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा, आंतरिक प्रेरणा में सुधार करेगा, तो ये सही आंसर जाएगा। देखिए प्रोत्साहन और पुरस्कार तो दे सकता है लेकिन उससे ज़्यादा कहीं आत्मविश्वास और बढ़ाना, ये एक ज़्यादा मजबूत आंसर है। तो करेक्ट आंसर जाएगा 11 का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह फ्रेंड्स सामाजिक समझ से में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था में किस प्रकार सामान्य है? डिसलेक्सिया, पठन पाठन से संबंधित बीमारी होती है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। डिसकैलकुलिया, गणित संबंधी बीमारी रहती है उसको डिसकैलकुलिया कहा जाता है। ADHD, इसमें बच्चा क्या है अपने ध्यान को एकत्रित नहीं कर पाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ADHD में, जैसे जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो बच्चा अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाता, पूरा ग्राउंड में घूमता रहता है, ये ADHD कहा जाता है। और सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी, मतलब बच्चे को किसी प्रकार की समझ में बहुत कमी रहती है। तो ये बाल विकास का कौन सा विकार है? तो 12 का आंसर डी जाएगा, मतलब डी करेक्ट आंसर जाएगा। जैसा कि मैंने आपको 3 के बारे में बता दिया, डिसलेक्सिया यानी पठन पाठन में कमी, डिसकैलकुलिया गणित संबंधी कार्यों का विकार, ADHD ध्यान अभाव अति सक्रियता विचार, इसका फुल फॉर्म ADHD का रहता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो 12 का करेक्ट आंसर जाएगा डी। ऑटिज्म में क्या रहता है, बच्चे की सामाजिक में मतलब सामाजिक समझ में बहुत कमी रहती है, बच्चा दूसरों के सामने जाने में डरता है, बच्चा ग्रुप में बैठने में दिक्कत होती है, डर लगता है, तो इसको ऑटिज्म कहलाता है। आत्ममोह कहलाता है, मतलब वो खुद से अकेलापन महसूस करने के लिए इच्छा जागृत रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आ गया आपके सामने, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो कार्ल युंग और पावलाव ने क्या दिया था फ्रेंड्स? CR थ्योरी, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी पावलाव ने दी थी। पावलाव कहाँ के थे? रशियन वैज्ञानिक थे। कार्ल युंग किसके? कार्ल युंग जो हैं ये मनोविश्लेषण सिद्धांत में विश्लेषणवाद का सिद्धांत कार्ल युंग ने दिया था, और ये
मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत जो कि सिगमंड फ्रायड हैं उनके सहयोगी माने जाते हैं। कार्ल रोजर्स ने मानव जनित अधिगम का सिद्धांत दिया था। कार्ल रोजर्स ने मानव जनित अभिगम का सिद्धांत दिया था कार्ल रोजर्स ने। अब आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, इसी को मानवतावादी सिद्धांत कहा जाता है। ये अब्राहम मास्लो महोदय ने दिया था। अब्राहम मास्लो महोदय ने दिया था। 13 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने ए आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जब बच्चों को यह परीक्षण दिया जाए तब उनकी स्कूलिंग होना महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मौखिक बौद्धिकता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, कल्चर फेयर परीक्षण या प्रदर्शन बुद्धि परीक्षण। तो 14 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स देखिए, अब जब बच्चों को यह परीक्षण दिया जाए स्कूली होना महत्वपूर्ण आवश्यकता है, मतलब बच्चों को सबसे पहले जो शिक्षा दी जाती है तो मौखिक रूप में दी जाती है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में जब बच्चा छोटा रहता है तो उनको लिखने का अभ्यास कम होता है, इसलिए उनको चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है। तो ये बच्चों को मौखिक रूप से बौद्धिकता परीक्षण वो ज़्यादा रहता है। अब व्यक्तित्व परीक्षण, अब बच्चों को टाई वगैरह लगाना ये सारी चीज़ों का अनुभव नहीं होता है, तो अपन छोटे बच्चों को व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं दे सकते हैं। कल्चर फेयर परीक्षण, मतलब बच्चों को माहौल में पहले ढलना सिखाया जाएगा, माहौल में एकत्रित रहना सिखाया जाएगा, तो इसको कल्चर फेयर परीक्षण। अब बच्चा छोटा है, उसको ABCD कुछ भी नहीं आती है, तो पहले मतलब बैठना सिखाया जाएगा, तो ये कल्चर फेयर परीक्षण ये उसके अंतर्गत, ये जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब आएगा। प्रदर्शन बुद्धि परीक्षण, जब बच्चा 7 से 8 साल की उम्र में हो जाएगा तो डांस वगैरह प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो इसको प्रदर्शन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया है। स्कूल में स्टार्टिंग में जब बच्चा आता है फर्स्ट और सेकंड क्लास में, तो मौखिक बुद्धिकता परीक्षण, मतलब बच्चों को बोलने के माध्यम से उनका बौद्धिक परीक्षण किया जाना चाहिए, ये करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है, देखिए नेगेटिव फ्रेंड्स पूछा गया है, इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मतलब परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है, क्या परिपक्वता, कौशल, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बहुत पता होना चाहिए परिपक्वता क्या कहलाती है, कौशल क्या कहलाती है। मतलब कौशल क्या कहलाते हैं, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के 4 कौशल रहते हैं, तो ये नहीं हो सकते। सामाजिक प्रभाव, जब बच्चा अपने आस पड़ोस में रह करके सारी चीज़ें सीखता है, ग्रहण करता है, तो सामाजिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव, मतलब जब बच्चा अपने आस पड़ोस में कल्चर, मतलब जैसे कई संगीतिक प्रभाव सीखते हैं, कई का सांस्कृतिक प्रभाव, मतलब अपने आसपास के बड़ों से, मतलब जैसा उनका प्रभाव रहता है, जैसा कल्चर रहता है, जैसा परिवेश रहता है, तो इस प्रकार का प्रभाव सीखते हैं। तो बच्चा अधिगम का कारण नहीं है, मतलब कौन सी बच्चा बातें नहीं सीखता है आपको ये बताना। तो परिपक्वता बच्चे को एज के हिसाब से आती है, अपनी आयु के हिसाब से बच्चा परिपक्व रहता है, इसको किसी के आधार पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, ये करेक्ट आंसर। बाकी ये सारी चीज़ें बच्चे को अपने द्वारा सीखी जाती हैं, मतलब सिखाई जाती हैं, तो 15 का ये करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है, पारिवारिक कारक शब्द के प्रभाव से संदर्भित करता है। पारिवारिक कारक शब्द किसको प्रभावित करता है, तो क्या परिवारिक सदस्य, शिक्षार्थी का विद्यालय माहौल, चेहरे के भाव या मित्र। तो आई होप आप देखिए पारिवारिक सदस्य क्या रहता है, मतलब बच्चे को जो परिवार में सदस्य रहते हैं, फैमिली मेंबर रहते हैं, उनको पारिवारिक सदस्य कहा जाता है। अब शिक्षार्थी में विद्यालय का माहौल, अब आपने देखा होगा, अब परिवार की बात हो रही है, तो विद्यालय में जब विद्यार्थी आ जाता है तो यहाँ परिवार जैसा माहौल नहीं मिलता। यहाँ बच्चे को औपचारिक शिक्षा दी जाती है, यहाँ बच्चे को टाइम टू टाइम बैठना होता है, टाइम टू टाइम लंच होता है, टाइम टाइम सब्जेक्ट वाइज क्लास रहती है, तो यहाँ पर घर जैसा माहौल नहीं मिलता है। चेहरे के भाव से, मतलब बच्चा अगर यहाँ बच्चे को समझाया जाएगा तो चेहरे के भाव से नहीं, जब बच्चा प्रश्न पूछना चाहेगा जब ही बच्चे को समझाया जाएगा, उसके चेहरे के भाव से बच्चे को देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया सकता है। मित्र, बच्चे को मित्रवत व्यवहार किया जाएगा, लेकिन बच्चे की सारी चीज़ें शिक्षक नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पर बच्चे को पारिवारिक कारक शब्द क्या है, पारिवारिक सदस्य। पारिवारिक सदस्य में बच्चे को सारी चीज़ें मतलब बिना टाइम के आधार पर की जा सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आनुवंशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में समय से शुरू होती है, उसको क्या कहा जाता है। मतलब सबसे पहली बात है आनुवंशिकता, मतलब बच्चों में शुरू से गुण कब आते हैं, विद्यालय जाने से। तो फ्रेंड्स विद्यालय जाने से नहीं आते। अब बच्चे जब शुरुआत में जन्म लेता है
परिपक्वता, परिपक्वता बच्चे में ऑटोमेटिक आती है, ये जैसी उनकी एज बढ़ती जाती है जब परिपक्वता आती है। गर्भधारण, जैसे ही बच्चा गर्भ में जन्म लेता है उसके बाद से आनुवंशिकता आती है, तो एकदम करेक्ट आंसर जाएगा सी। जैसे जब बच्चा जन्म लेने की मतलब गर्भधारण होता है तभी बच्चे में आनुवंशिकता शुरू हो जाती है। इससे आपने देखा होगा दादा परदादा के 1/4 हैं, माता पिता के 1/2, इस टाइप से जो आनुवंशिक गुण आने लगते हैं तो गर्भधारण से आने लगते हैं, जन्म से नहीं आते। एक गर्भधारण एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 17 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब 41 से 60 डेसिमल परास के बीच होने वाले बहरेपन श्रवण दोष के रूप में जाना जाता। फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा होगा 45 डेसिबल जो रहता है ये नॉर्मल रहता है। अपन जो जिस डेसिबल में रहते हैं नॉर्मल 45 में रहने चाहिए। अब 41 से 60 के बीच की परास ध्वनि में बहरेपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स सभी लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, ये किसके लोग के लिए रहती, तो करेक्ट आंसर जाएगा मध्यम लोगों के लिए। मतलब 41 से 60 रहता है जो मध्यम लोगों के लिए रहता है, लेकिन अगर 45 है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। 60 में मध्यम लोगों के लिए बहरेपन के कारण की रूप आ जाता है। अब गहन नहीं आएगा, सौम्य भी नहीं आएगा, तीव्र भी नहीं आएगा। तीव्र क्या 90+ में जाएगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए फ्रेंड्स प्रभाव का नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो तत्परता का नियम, तत्पर का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये किसने दिए थे, थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ थॉर्नडाइक महोदय आता है। अब आपको पता चलेगा स्किनर ने कौन सा दिया था, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। और बर्दिमर, कोहलर, कोप्ता ये गेस्टाल्टवाद के रूप में जाने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जाएगा 19 का ए। जिन लोगों ने आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर 19 का ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आप लोगों से। समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए, प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, उपयोग सभी या शिक्षार्थी से बातचीत करने के लिए। मतलब आप जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा में क्या रहता है, निम्न प्रकार के भी बच्चे रहते हैं, उच्च प्रकार के बच्चे रहते हैं और बीच के बच्चे रहते हैं। मतलब एक छत के नीचे सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो ये शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए भी समावेशी शिक्षा दी जाती है, प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए भी दी जाती है, शिक्षार्थी से बातचीत करने के लिए। तो 20 का करेक्ट आंसर जाएगा 20 का शिक्षार्थी से बातचीत करने के लिए करेक्ट आंसर जाएगा। देखो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया उपर्युक्त सभी आंसर एकदम करेक्ट जाएगा इसका, कि मतलब निम्न, उच्च और मध्यम मतलब सभी प्रकार के बच्चों को मिला करके शिक्षा दी जाती है, वही समावेशी शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब फ्रेंड्स आपके सामने आ गया निम्न में से कौन सी चकिंग से संबंध नहीं है। अब फ्रेंड्स आपके सामने आ गया चकिंग क्या कहलाता है, तो अर्थ, मिलर, सात या दीर्घकालिक स्मृति। तो फ्रेंड्स 21 का देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था लघुकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति मतलब लंबे समय तक जो याद रहता है उसको दीर्घकालिक स्मृति कहा जाता है, लंबे समय तक याद। और चकिंग में क्या रहता है फ्रेंड्स, चकिंग उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें आपको केवल एक अर्थ मतलब शॉर्टकट में केवल एक बार आपको अर्थ समझा दिया लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाता है, उसी को चकिंग कहा जाता है। मतलब जो अर्थ आपको भूल जाता है। दूसरा मतलब जैसे ग्रुप में आपको कई बार चीज़ें समझाई जाती हैं लेकिन ग्रुप में जो चीज़ें समझाई जाती तो सारी चीज़ें याद नहीं रहती, कुछ चीज़ें आपको भूल जाती हैं। ये मतलब छोटी से छोटी चीज़ वस्तुओं को भूलना ही चकिंग कहलाता है। और मतलब मिलर में क्या है, मतलब जैसे 1000 लोगों के साथ जब आपको चीज़ें समझाई जाती उसको मिलर कहा जाता है। 7 लोगों के समूह में आपको चीज़ समझाई जाती उसको 7 लोगों के समूह में उसको भी चकिंग कहा जाता है। और अर्थ को भी चकिंग कहा जाता है ना, छोटी वस्तुओं को जो आपको भूलना रहती हैं उसको चकिंग कहलाता है। और दीर्घकालिक स्मृति इसमें चीज़ें भूलती नहीं है, इसको दीर्घकालिक स्मृति। इसमें कहा था इनमें से कौन सा चकिंग नहीं है, तो दीर्घकालिक स्मृति चकिंग नहीं है क्योंकि ये एक मेमोरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने, निम्न में से कौन सा अधिगम का एक परिणाम नहीं। फ्रेंड्स फिर से नेगेटिव आ गया। कौन सा अधिगम, तो अधिगम फ्रेंड बच्चे को सीखने के लिए किया जाता है। तो विद्या जब लगातार अभ्यास करेगा तो ये अधिगम का परिणाम बिल्कुल है।
भौतिक संरचना मतलब बच्चे को भौतिक मतलब आसपास के परिवेश के माध्यम से, भौतिक परिवेश मतलब जो ऐसा बच्चे का पास पड़ोस होगा, आसपास का परिवेश होगा, उसके माध्यम से बिल्कुल बच्चा सीखेगा। तो ये परिणाम अधिगम का परिणाम है। कौशल में जैसे मैंने आपको बताया था, भाषा को 4 कौशल होते हैं। पढ़ना मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना मतलब बच्चे को 4 प्रकार के भाषा कौशल के माध्यम से सिखाया जाता है। परिपक्वता मतलब बच्चे को परिपक्वता ऑटोमेटिक अपने माध्यम से आती है, ये कोई अधिगम का परिणाम नहीं है। मतलब बच्चे की उम्र बढ़नी है, बच्चा कोई सीखे या ना सीखे, उसकी उम्र का विकास होना ही है। तो 20 का करेक्ट आंसर डी जाएगा, 22 का डी जाएगा। जिन लोगों ने डी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। निम्न में से कौन सा विकास चरण कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा है? मतलब कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है वो कौन सा हिस्सा है? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, युवा किशोर ये नए वैज्ञानिक है सैंड्रा वेम ने युवा किशोर के बारे में बात की थी। ये सैंड्रा वेम का शब्द है। सेंसरोमीटर ये जीन पियाजे महोदय ने मतलब इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो है उसको सेंसरोमीटर की अवस्था दी है, जीन पियाजे महोदय का शब्द है। इंटरसाइकोलॉजी शब्द जो दिया है ये जेरोम ब्रूनर के माध्यम से दिया गया है। अब आपके सामने आ गया है, कोहलबर्ग ने करेक्ट आंसर दिया है 23 का ए, सजा और आज्ञान का उन्मुक्तिकरण। एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 23 का कोहलबर्ग ने दिया है सजा और आज्ञाकारिता उन्मुक्तिकरण, एक करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी स्मृति मेमोरी की एक प्रक्रिया नहीं है? मतलब आपको फिर से नेगेटिव आ गया। फ्रेंड देखिए, नेगेटिव कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कौन सी मेमोरी की प्रतिक्रिया नहीं है? तो अवधारणा, पुनर्योजन, स्मरण कौल या अधिगम। तो 24 का फ्रेंड्स, अब देखिए अवधारणा मतलब बच्चा जब किसी भी कार्य को देख करके सीखता है, इसको अवधारणा कहा जाता है। अब जब बच्चा किसी भी बात को रट रहा है, तो वो सीख नहीं रहा है, इसको ये मेमोरी में गलत इफेक्ट पड़ेगा। मतलब किसी भी चीज़ को रटना गलत कहलाता है। जैसे कि रटना को हमेशा गलत ही बताया गया है, तो इसको रटना, पुनः नियोजन, रीप्लानिंग कहा जाता है। रिकॉल मतलब याद करवाना। मतलब आप जैसे कोई भी बात भूल गए हैं तो शिक्षक ने आपको दोबारा बता दी, उसको रिकॉल या स्मरण कहा जाता है। अधिगम मतलब बच्चा किसी भी कार्य को करने के माध्यम से सीखता है, उसको अधिगम कहा जाता है। तो देखिए इसमें आपके सामने आप जैसे समझ पा रहे हैं, अवधारणा बच्चा करता है, बच्चे को कोई भी चीज़ याद कर मतलब बताई जा सकती है कि ऐसा हमने कल बताया था, तो बच्चे को याद आ जाता है। लर्निंग बच्चा अपने माध्यम से भी कुछ नई चीज़ें सीखता है। मतलब बच्चे को रट्टा तो बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। रीप्लानिंग मतलब कोई भी चीज़ को दोहराना नहीं है, बार बार नहीं बुलवाना है, तो ये रीप्लानिंग कही जाती है। 24 का बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब किस प्रकार का पालन पोषण भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता रखता है? मतलब आपको बताना है असंबंध पालन पोषण, आधिकारिक पालन पोषण, दोहरा श्रमिक या एकल पालन पोषण। देखिए तो फ्रेंड्स आपको पता है, जैसा कि देखिए एकल पालन पोषण, आजकल आपने देखा होगा एकल परिवार ज़्यादा हो गए हैं। एकल पालन पोषण में बच्चे का अच्छे तरीके से विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि एकल पालन पोषण में बच्चों को केवल माता पिता के ही गुण मिल पाते हैं। तो ये भावनात्मक रूप से अलगाव की विलक्षणता इसमें बनी रहती है। मतलब बच्चों को समूह में रहने की विलक्षणता नहीं रह सकती है। अब दोहरा श्रमिक पालन पोषण मतलब जब दो प्रकार के पालन पोषण एक साथ बच्चे को करवाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चे में मतभेदता पाई जाती है और बच्चा एक मतलब दोनों में अलग अलग प्रकार की बात करेगा। आधिकारिक पालन पोषण, जब बच्चे को अधिकार के रूप में बात बोली जाएगी तो बच्चा गलत वे में लेगा, मतलब ये बच्चे के हिसाब से सही नहीं रहेगा। असंबंध पालन पोषण मतलब बच्चे को इस प्रकार का पालन पोषण किया जाए कि उसमें बिना किसी के डर के बच्चे को कोई भी दबाव ना बना जाए, एकदम फ्रीली मूवमेंट में बच्चे को पालन पोषण किया जाए, तो इसमें अलगाव की विलक्षणता कम रहती है। तो 25 का ये करेक्ट आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स, कक्षा में अनुशासन को बेहतर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब कक्षा में जो अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्थिति पर चर्चा करने के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक की जानी चाहिए। ये बिल्कुल फ्रेंड्स ये
आपके सामने से बिल्कुल गलत है। अब कक्षा में बच्चों को बैठालना है तो क्या आप शिक्षक घर जाएगा क्या अभिभावक को मिलने के लिए? बिल्कुल गलत है। डायरी में कक्षा नियमों के निर्देशों को विशेष रूप में नोट करने से भी कुछ नहीं होगा, वो चीज़ें रखी रहेंगी और मतलब उनको बच्चा किसी भी प्रकार के भूल जाएगा। अपनी विधियों दृष्टिकोण के सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो बच्चों को मूल्यांकन कराना चाहिए कि मतलब आप किसके लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, घर से आने का उद्देश्य क्या है आपका। तो सारे बच्चे बोलेंगे हम पढ़ने के लिए आए हैं। तो बोलेंगे जब पढ़ने के लिए आप आए हो तो आप क्यों शोर मचा रहे हो? आपको शोर मचाने की बिल्कुल भी यहाँ जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, आपको शोर बिल्कुल भी नहीं मचाना। तो बच्चा जिम्मेदारियों को समझेगा और उनका मूल्यांकन करेगा, वो बिल्कुल भी शोर नहीं मचाएगा। और उसके बाद लास्ट है कक्षा में परामर्श करना और दंड की प्रक्रिया श्रृंखला पर सहमत होने। मतलब दंड तो कक्षा में बिल्कुल भी नहीं देना बच्चों को। तो 26 का सी करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने सी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए जैसा कि 27 वाला प्रश्न आयोग ने डिलीट किया है फ्रेंड्स, तो इसको अपन भी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका आंसर किसी मित्र की समस्या नहीं था, दूसरा था। मैं तो इसमें अपन नहीं पढ़ रहे हैं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब 28 भी फ्रेंड डिलीट किया है, इसके बारे में भी छोड़िए क्योंकि अपन को वैसे प्रश्न नहीं पढ़ना जिनमें अपन को दिक्कत जाए, अपन ऑथेंटिक जानकारी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया आप लोगों के सामने। अब 29 का देखिए, 5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है, यह निम्नलिखित संज्ञानात्मक का कारण है। मतलब 5 साल का बच्चा अलग करता है तो देखिए क्या अवधारणा है, अवधान है, संवेदना है, बोध है। तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए अवधारणा क्या है। मतलब जब बच्चा किसी भी चीज़ को अलग करने की कोशिश करे, मतलब स्वयं के माध्यम से अलग करने की कोशिश करे तो उसको अवधारणा कहा जाता है। अब जब बच्चा का किसी प्रकार से मन नहीं लगता, दिमाग को स्थिर नहीं रख पाता, उसको अवधान कहा जाता है। जब बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को प्रकट करता है, व्यक्त करता है, उसको संवेदना कहा जाता है। जब बच्चा किसी चीज़ को व्यक्त करने के बाद उसका आउटपुट निकालता है, उसको अवबोध कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 29 का करेक्ट आंसर ये जाएगा, अवधारणा। जिनने आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 30 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। द्विध्रुवी विकार डिसऑर्डर किस नाम से जाना जाता है? देखिए अब फ्रेंड्स आपके सामने दिक्कत आ गई, द्विध्रुवी विकार। अब फ्रेंड्स द्विध्रुवी विकार रहता है जिसमें बच्चे को मानसिक बीमारी रहती है। मतलब बच्चा या तो शून्य अवस्था में रहेगा, बच्चा बैठा रहेगा, किसी से कुछ भी बात नहीं करेगा। इस प्रकार की अवस्था को द्विध्रुवी विकार या बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। अब देखिए इसमें जैसे आपके सामने ऑप्शन असामाजिक व्यक्तित्व सिंड्रोम। असामाजिक में क्या रहता है, बच्चा किसी से बोलेगा तो बोलता ही जाएगा। मतलब उसको ये नहीं दूसरों को समझ आ रहा नहीं आ रहा ये बच्चे को बिल्कुल भी पता नहीं है, बच्चा बोलता है तो बोलता ही जाएगा। इसको असामाजिक व्यक्तित्व सिंड्रोम कहा जाता है। अब मसीहा रोग। मसीहा रोग में क्या रहता है फ्रेंड्स, बच्चे को चारों तरफ की दिक्कतें, मतलब उसको लगता है कि सारे लोग बिल्कुल मुझे क्यों बोलते हैं। मतलब वो किसी दूसरे की बात को सुनना नहीं पसंद करता है, इरिटेट रहता है, इसको मसीहा रोग कहा जाता है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में बच्चा गहरी चिंताओं में डूबा रहता है। मतलब वो उसको लगता है कि मेरे साथ ही इतनी ज़्यादा समस्याएं क्यों हैं, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है, सी को। अब मन चूसन सिंड्रोम, मतलब बच्चे को मन चूसन सिंड्रोम इसको कहा जाता है। इसमें विशेष प्रकार की बीमारी रहती है, बच्चे को भूख नहीं भी लगी लेकिन वो अपने कार्यों को हाथ से लगातार कोई भी कार्य को करेगा तो करता जाएगा, इसको मंचूसन सिंड्रोम कहा जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स आज अपने 30 पृष्ठ समाप्त होते हैं। उम्मीद करूंगा आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है आप अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगले पेपर के साथ, ऐसी एक्सप्लेनेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।